गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूक्रेन के ऊपर लगातार तीसरी रात बहुत बड़ा मेगा अटैक, 500 से ज़्यादा ड्रोन से अटैक किया है। मुझे लगता है कि शायद ये दुनिया का किसी भी देश के द्वारा किया गया एक रात में 500 ड्रोन से ज़्यादा का अटैक शायद सबसे बड़ा अटैक माना जाएगा। और बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोग घायल हुए हैं। रशिया का गुस्सा हर गुजरते दिन जो वो अटैक कर रहा है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद लगता है कि आने वाले दिन और खतरनाक होंगे। पाकिस्तान का बजट आ रहा है तो उससे पहले उसका इकोनॉमिक सर्वे आया है। तो इकोनॉमिक सर्वे दरअसल बताता है कि आपकी इकॉनमी के हालात क्या हैं और कितना कर्जा हो गया है और उसको कैसे चुकाएंगे। ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो स्टेल्थ फाइटर जो है, जो नया मिलने जा रहा है चाइना से, वो अगस्त के महीने से उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उससे जो एयर के अंदर जो बैलेंस है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो शायद पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा। ट्रंप साहब का जो वियर्डनेस है, ये आखिरी खबर इसमें जो होगी जो मैं पेश करूंगा, वो बढ़ता चला जा रहा है। इसे मैं कहूंगा पागलपन बढ़ता चला जा रहा है और सारी दुनिया उससे इस टाइम दुखी हो चुकी है। बल्कि हालात हो सकता है अब लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है कि देर में भी पॉसिबिलिटी कि 2025 का अंत ट्रंप साहब नहीं देख पाएंगे और जेडी वैंस विल बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन 2025 इटसेल्फ। जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं अमेरिका में, उससे लगता नहीं कि ट्रंप ज़्यादा सरवाइव कर पाएंगे। तो आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। नाम नहीं ले पाऊंगा आज तो, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको उठाना हमारा काम है। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर आज हम अमेरिका की ले लेते हैं कि ट्रंप इतना वियर्ड क्यों होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पागलपन जो सवार हो चुका है, जहां अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, अपने लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जो ट्रेजरी है, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं जिसकी ओर जहां दुनिया मरती थी उन ट्रेजरी बॉन्ड्स को खरीदने के लिए, आज उसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका एक राष्ट्र के रूप में, एक कंट्री के रूप में आई थिंक खतरे की चौखट पर पहुंच गया है। जिस ढंग से जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बेचारे लोग वहाँ पे, करोड़ों लोग दूसरे मुल्कों के वहाँ पर रहते हैं, उसके सिटीजन्स हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, अपने घर भेजते हैं, उसमें से भी वसूली करने के लिए 3.5% पैसे उनको चाहिए। कभी मस्क को धमकाते हैं, कभी एप्पल को धमकाते हैं, कभी किसी और को धमकाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक वो गैंग लॉर्ड है, कोई जैसे कोई गैंग होता है ना, तो गैंग के मुखिया है, वो वहाँ से वसूली कर रहे हैं बैठ के, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहीं से नहीं लगता कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और डिग्निटी के साथ बिहेव कर रहे हैं। इसलिए दुनिया भर में उनको गालियां पड़ रही हैं, लेकिन वो अपनी क्या कहते हैं कि एक अंडरवर्ल्ड की तरह जो बिहेव कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं आ रही है और उनको लगता है कि वो अमेरिका की दशा और दिशा बदल देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां आपके पुरखों ने सालों साल लगकर, बल्कि सैकड़ों साल लगकर उस अमेरिका को बनाया, और आज एक शख्स ने आके पूरे अमेरिका को बर्बाद कर दिया सिर्फ 4-5 महीने के अंदर। लोग अपना माथा पीट रहे हैं, कोस रहे हैं कि हमने किस पागल आदमी को आज अपना प्रेसिडेंट बना लिया। मुझे तो अब ये सोचकर भी डर लगता है कि यार, मुझे कई बार लगता है कि वो मोहम्मद तुगलक नाम का जो एक आदमी था, जो अपनी राजधानी बदलता रहता था, वो भी लगता है ट्रंप से ज़्यादा समझदार रहा होगा, ये मुझे लगता है। लेकिन ये तो निहायत किस्म का एक बेवकूफ़ किस्म का इंसान है, एक ऐसा बंदर है जिसके हाथ में उस्तरा दे दिया गया है और वो अपना ही गला काटने में लगा है। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। अगली खबर पर आते हैं।
चीन को J-35A स्टेल्थ फाइटर मिलने जा रहा है और एयर पावर का जो बैलेंस है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि साउथ एशिया में, अब वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। J-35 में PL-15, PL-17 मिसाइलें लगी होंगी, एवॉक्स का सपोर्ट होगा, रीफ्यूलिंग टैंकर्स बहुत दूर से उनको रीफ्यूल कर सकते हैं और पहली बार पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसको क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के बेस पे एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको एरियल एडवांटेज भी कहा जाता है। और जिस तेज़ी से चीन पाकिस्तान की आर्मी को या नेवी को या एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है वो हैरान करने वाला है। ये नहीं पता कि वह अल्टीमेटली इसके पैसे कब दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को तो लोन पे लोन मिलते चले जा रहे हैं, लेकिन चाइना लगातार उसको अपने हथियार, अपनी मिसाइल्स और अपने हवाई जहाज देता चला जा रहा है। अभी तक भारत के पास राफेल और Su-30 की वजह से, मिराज 2000 की वजह से एयर सुपीरियरिटी थी, लेकिन अब लगता है कि वो सुपीरियरिटी टेक्नोलॉजिकली कम होती हुई नज़र आ रही है। ये चाइना की सरकारी डिफेंस कंपनी है AVIC, उन्होंने डेवलप किया था ये पूरा का पूरा J-35। हालांकि चाइना एकमात्र ऐसा कंट्री अमेरिका को छोड़ के जिसके पास एक और जिसे कहते हैं कि 5th जनरेशन का फाइटर है, जो J-20 है, चैंगदू J-20 है, जो उसकी एयरफोर्स के अंदर इस टाइम मौजूद है। और बताया जा रहा है कि उसमें करीब 300 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी उनके पास हैं, जिसमें 200 एयरक्राफ्ट तो एडवांस पोजीशन पे इंडिया के आसपास ही नॉर्दर्न बॉर्डर पर हैं। अब जो स्टेल्थ प्रोफाइल है इसका वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और PL-15, PL-17 जो मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 200-250 किलोमीटर और PL-70 की रेंज 400 किलोमीटर तक है, ये उससे लैस है। तो ये उसको एक किस्म से और पाकिस्तान को और शक्तिशाली और एग्रेसिव बनाने में मददगार होगा। और चीन के सैटेलाइट नेटवर्क ऑलरेडी एक तरह से कहा जाए तो इंटीग्रेट हो चुके हैं पूरी पाकिस्तान की आर्मी के पास। तो चीन का सैटेलाइट नेटवर्क प्लस उनके एवॉक्स प्लस उनके साइबर अटैक्स प्लस उनके एक किस्म से इंफॉर्मेशन वॉर प्लस उसकी जो अभी जो नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ रही है, तो उसके सामने फिर ख़ास तौर से भारत की जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी पुरानी होती हुई नज़र आ रही है, खतरे बढ़ रहे हैं। और अगर भारत अपना एमका बना भी लेता तो उसको बनने में 10 साल लगेंगे, और भारत अगर कोई F-35 या Su-57 रशिया से खरीद भी लेता है तो भी 3 से 4 साल लगेंगे उनको डिलीवरी के लिए, जबकि पाकिस्तान की डिलीवरी तो पहले बैच की जो है 6 एयरक्राफ्ट की 40 में से वो सिर्फ अगस्त महीने में और 1.5 महीने के बाद होने जा रही है, 2 महीने के बाद होने जा रही है। तो निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ा खतरा इस टाइम पैदा हो चुका है और ये पहली बार ऐसा है कि पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट है, भारत के पास जो एयरक्राफ्ट है उससे फार सुपीरियर और नेक्स्ट जनरेशन है। तो भारत को भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर डोमेन, सैटेलाइट रियल टाइम मॉनिटरिंग और बाकी बहुत सारी चीज़ों को बहुत तेज़ गति से अपग्रेड करना होगा। तो कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे संजू की बुक है आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और अब जबकि वो चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल एक जॉइंट फोर्सेस हैं आज की डेट में, तो जो भी वॉर होगी वो जॉइंट वॉर होगी। तो उसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो जॉइंट इनका जो पूरा का पूरा डोमेन है वो इंडिया के लिए एक नई चुनौती, नया खतरा भी पैदा कर रहा है। इसके बाद आते हैं अगली खबर पर कि यूक्रेन के लिए पिछले 3.25 साल में सबसे डरावनी रात थी, सबसे डरावनी। 3 दिन पहले करीब करीब 300 ड्रोन से करीब हमला हुआ, फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 400 ड्रोन से हमला हुआ, अब 500 ड्रोन प्लस मिसाइल हमलों से कई शहरों में तबाही, 479 ड्रोन और 20 मिसाइल्स अप्रॉक्सीमेटली, और ये दागे गए हैं। और उसके साथ ही यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। तो ये जो बीती रात थी ये यूक्रेन के लिए अब तक की सबसे बुरी रात थी,
क्योंकि 479 ड्रोन्स और 20 मिसाइलों से जो हमला हुआ, मुझे लगता है कि ये शायद अपने आप में इतिहास का सबसे बड़ा हमला माना जाएगा, इस नज़र से कि इतना भारी अटैक जो है वो जो रशिया ने किया है इस लेवल पे कि करीब करीब 500 अटैक एक साथ में यूक्रेन प्लस मिसाइल, ये पहले कभी नहीं देखे गए हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने करीब 277 ड्रोन्स को गिरा दिया, लेकिन बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं और फटे हैं, और उससे इजराइल अपना क्या कहते हैं कि यूक्रेन के अंदर तबाही मची हुई है। वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट मोर्चों पर हालात बहुत ख़राब है और ईस्टर्न मोर्चे पे भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और जो लॉसेस हैं वो भी काफ़ी बुरे हैं, बड़े लॉसेस हुए हैं। अमेरिका की पॉलिसी को लेके जो अनसर्टेनिटी है वहाँ पर बनी हुई कि अमेरिका सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन फ़िलहाल जो इस टाइम जेलेंस्की और यूक्रेन पिछले 3 रात से बड़ी संख्या के अंदर बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं, और ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है। एक आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं, और ये आखिरी खबर है पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है। कल 10 तारीख है, तो 10 तारीख को उनका बजट आएगा। हमेशा बजट आने से पहले बहुत सारे देश एक इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे उस कंट्री का एक जायज़ा होता है कि उसकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बजट में नहीं कही जाती है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे एक आईना होता है। जो इस बार तो इकोनॉमिक सर्वे भी IMF की सुपरविज़न के अंदर बनाया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान की, जो उनकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उनका कहना है कि जो कर्ज़ा है वो अब तक का हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है, पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है। और कुल मिला के अगर मैं उसको पाकिस्तान रुपये में ना काउंट करके या इंडियन रुपये में ना काउंट करके अगर डॉलर्स में काउंट करूं, तो टोटल कर्ज़ा करीब करीब $300 बिलियन का हो गया उनके पास। $300 बिलियन, जिसमें $200 बिलियन का तो लोकल रूपी का उनका कर्ज़ा है, और $100 बिलियन से ज़्यादा का उनका जो कर्ज़ा है वो फॉरेन करेंसी का, यानी कि उसको पेमेंट जो है उनको डॉलर में करनी है, और ये ज़्यादा उनके लिए दुखदाई है कि उसको कैसे चुकाएंगे। अब पिछले 4 सालों में जो टोटल जो उनके लोन्स हैं 2 गुना हो गए। 4 साल में लोन्स डबल हो गए। अगर 2020-21 में देखा जाए तो उनका कर्ज का जो आंकड़ा था वो करीब करीब 40,000 अरब रुपए का था, पाकिस्तानी रुपए 40,000 अरब रुपए था। और अब ये जो है कुल मिला के ये करीब करीब 76,000 अरब रुपए हो गया है। 76,000 अरब रुपए हो गया। इसमें 51,000 अरब रुपए का लोकल लोन है और 25,000 अरब रुपए का बाहरी कर्ज है, विदेशी कर्ज है, यानी कि फॉरेन से कर्जा लिया हुआ है। मोटा मोटा कहा जाए तो मैंने आपको बताया $300 बिलियन का कर्ज है। इसमें 100 से ज़्यादा बिलियन डॉलर का लोकल नहीं बल्कि विदेशी कर्जा है, फॉरेन से लिया हुआ डॉलर का कर्जा है, और वो भारी पड़ता है, उसका ब्याज नहीं चुकाया जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि बहुत ख़राब तरीके से जो इकॉनमी है जो मैनेज हुई है, और ये जो कर्जा है इसका जो ब्याज का बोझ है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो अब पाकिस्तान की इकॉनमी को ही डिस्टेबलाइज कर रहा है, और हमारा आधे से ज़्यादा पैसा तो सिर्फ रीपेमेंट के अंदर, सिर्फ ब्याज चुकाने में ही निकल जाता है। हमारे पास खर्चा करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है पाकिस्तान का कि पहले 9 महीनों में, अभी जो साल ख़त्म हुआ है, जून में ख़त्म होगा उनका फाइनेंशियल ईयर जो है, जो टोटल मिला के जनरल उनका जो डेट है, जो लोन है, उसमें 6.7% का इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि अभी IMF से भी लोन मिला है, वर्ल्ड बैंक से भी लोन मिला है, और कई जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं कि इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि बेसिकली ये लोगों की भलाई के लिए कुछ करने नहीं जा रहा है यहाँ पर, वो सिर्फ IMF को खुश करने के लिए जो उसकी कंडीशंस हैं वो उसको क्या कहते हैं कि उसका पालन कर रहा है। तो IMF की जो छाप है वो पाकिस्तान के जो बजट जो कल आने वाला है उस पर भी होगी, और आज जो इकोनॉमिक सर्वे जो उन्होंने पेश किया है ये उसके ऊपर भी पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। और इसमें ये भी कहा कि
इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग फॉर सम वेरी बेसिक थिंग्स फॉर द कॉमन मैन, और उसकी जो कीमतें हैं उसको लेके पाकिस्तान की सरकार में भी बहुत सारी फिक्र है कि जो चीज़ें बहुत सारी महंगी हो गई हैं तो उससे एक आम जनता कैसे निपट पाएगी। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे एक आईना होता है और वो आईना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे उस डर को, उस खौफ को दिखाता है कि जहाँ पर क्या कहते हैं कि जो ब्याज का खर्चा है जो बढ़ता जा रहा है और वो उसकी इकॉनमी को डुबो रहा है, उसके बारे में जो चिंताएं हैं, जो फिक्र है, उसको बिल्कुल और बिल्कुल साफ तरीके से दर्शा रहा है, शो कर रहा है। इधर भारत में मणिपुर के अंदर जो आग जल रही है लास्ट खबर के रूप में, वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह कर्फ्यू लगे हुए हैं, 5 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंटरनेट ऑफ कर दिया गया है। अब पूरे राज्य में मैतेई संगठन ने 10 दिन का मणिपुर बंद बुला लिया है। बाजार बंद हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हैं, इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में बहुत कम लोग आ रहे हैं। जलती हुई बसों के सीन आपको जगह जगह वहाँ देखने को मिलेगा। तोड़ फोड़ है, अराजकता है, हालात काफ़ी हद तक कहा जाए तो इस टाइम बहुत नाजुक हो चुके हैं। तो घाटी के 5 जिलों में तो सख्त कर्फ्यू लगा हुआ है। इंटरनेट की सर्विसेज भी पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। तो बस मोदी जी, हमारे प्रिय मोदी जी जो हैं, 2.25 साल हो गए हैं मणिपुर की आग जलते हुए, लेकिन आज तक एक भी बार मणिपुर नहीं गए। उनको लगता होगा कि मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, किसी और कंट्री का हिस्सा है। जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा सोचे उसके बारे में क्या कहा जाए। तो इसके साथ ही हमसे आपसे दोस्तों इजाज़त लेंगे। आप सब लोग आए इतनी बड़ी संख्या में और सपोर्ट करते तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा और हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कीजिएगा। नीचे हमने आपके लिए आज यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। 9:30 पे आइएगा, कुछ नई खबरों के साथ आपके पास आ रहे हैं। बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। यूरेशियन टाइम्स में एक बड़ा स्टनिंग, चौंकाने वाला आर्टिकल आया बांग्लादेश के बारे में यूरेशियन टाइम्स के अंदर, उसके बारे में हम खुलासा करेंगे और बताएंगे कि क्या हो रहा है 9:30 पर। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया आपका। गुड नाइट।